दोस्तों 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कसम खाई गई थी कि अगर हम सब साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इस बैठक में अखिलेश यादव से लेकर महबूबा मुफ्ती और लालू यादव से लेकर शरद पवार तक कई नेताओं ने हिस्सा लिया। अभी इस बैठक के बाद टेंट वाले का हिसाब भी नहीं हुआ था। कार्यक्रम स्थल से झूठी पतले भी नहीं उठाई गई थी। साथ में खाई गई मोहब्बत की कसमों की डकार भी नहीं आई थी कि इस एकता का एक और ता अलग अलग उड़कर अलग हो गए। इस एकता का एक हफ्ते में वही हाल हो गया जो रेड लाइट से खरीदे सस्ते चाइनीज चार्जर का हो जाता है। केजरीवाल जी को उस बैठक से पहले ही कांग्रेस से दिक्कत थी। बहन मायावती ने कार्यक्रम का इनविटेशन कार्ड उसे डिलीवर करने आए कुरियर वाले लड़के के हाथ ही वापस भेज दिया था। ओवैसी साहब को तो विपक्षी एकता वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं किया गया। और अब उस बैठक के सिर्फ 10 दिन बाद शरद पवार की एनसीपी उछलकर बीजेपी सरकार की गोद में बैठ गई है। वन वर्ड, बेस्ट। वो शरद पवार जिनसे बिना पूछे उनकी पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था, उन्हीं पवार साहब की नाक के नीचे से उनका भतीजा पूरी की पूरी पार्टी को टाटा 407 में भरकर बीजेपी की चौखट पर ले गया है। जिस बीजेपी की जान लेने के लिए विपक्षी नेताओं ने मिलकर तलवार खरीदी थी, उसी तलवार से अजीत पवार ने पूरे विपक्ष की नाक काट दी। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो विपक्ष चुनाव से पहले ही बिखर रहा है, क्या ये लोकसभा चुनाव आते आते चकनाचूर हो जाएगा? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अजीत पवार की एनसीपी का महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में जाना क्या सिर्फ अपवाद है या सच में मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को लामबंद करना एक टेढ़ी खीर साबित होगा? तो मेरे वीर, आज के फनतंत्र में हम इसी जहर वाली खीर पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों 2014 में जब बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई तो विपक्ष वाले ये बोलकर लंबी तान कर सो गए कि अरे भाई ये मोदी की जीत नहीं है, कांग्रेस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की हार है। इसके बाद 2019 में जब बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लेकर दोबारा सत्ता में आई तो लंबी तान कर सोया यही विपक्ष फुदक कर खड़ा हो गया। उसके बाद से अब तक नरेंद्र मोदी लगातार देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। हर सर्वे में वो प्रधानमंत्री पद के लिए देश की पहली पसंद बनते हैं। देश ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। वो एक देश के नेता से वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे विपक्ष को साफ समझ आ रहा है कि कोई भी पार्टी अपने दम पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तो नहीं हरा सकती। इसी समझ के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने आपस में मिलना शुरू किया। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले पटना में कई विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इसे बीजेपी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मोर्चाबंदी बताया गया। बैठक में सबने तय किया कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे ताकि एंटी बीजेपी वोट बंटने न पाए। और जैसा कि मैंने अपनी इंट्रो में कहा कि अभी उस मीटिंग में खाई कसमों की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि अजीत पवार बेडशीट की रस्सी बनाकर ठाकुर साहब की हवेली से कई विधायकों के साथ फरार हो गए। विपक्षी एकता का ढोल सिर्फ 10 दिन में फटकर तबाह हो गया। अपने चचा को दगा देकर अजीत पवार सोनम गुप्ता से भी बड़े बेवफा हो गए। वाह क्या सीन है। मगर भागने से क्या विपक्षी एकता की पोल खुल गई है? क्या ये विपक्ष को लगा ऐसा झटका है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा? आपको दोनों ही बातें बड़े विस्तार से समझाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत भी और उससे देश की सियासत पर पड़ने वाला फर्क भी, ये दोनों समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केजरीवाल सर जी, आपकी इजाजत है? शुरू करें। करो ना भाई। महाराष्ट्र की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले अच्छे से जानते हैं कि अजीत पवार के महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के साथ आने की अटकलें काफी वक्त से लग रही थी। दरअसल जब से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, बीजेपी लगातार शिंदे गुट की तरफ से प्रेशर में थी। बीजेपी को यह भी फीडबैक मिल रहा था कि वो शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर वो अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के महाअघाड़ी गठबंधन का सामना नहीं कर पाएगी। ऐसे में अजीत पवार उनके लिए अच्छे ऑप्शन थे। उनके बीजेपी सरकार में आने से एकनाथ शिंदे गुट का रौब कम होता और महाअघाड़ी भी कमजोर पड़ता। और आखिरकार 2 जुलाई 2023 के दरमियान, मतलब दोपहर को वो घड़ी आ गई। अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता, जिनमें पिछली सरकारों में करप्शन के कई सीरियस आरोप थे, जिनकी लगातार जांच चल रही थी, उन्हें भी इस बात का एहसास था कि अगर बीजेपी के साथ नहीं आए तो क्या जेल जाना पड़ सकता था। हेलो हो गया हमारे दोस्त। वैसे भी लोग करप्शन के मामलों में बिहार में लालू यादव, यूपी में आजम खान और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का हाल देख चुके थे। उन्हें अच्छे से एहसास था कि जो फडणवीस अजीत पवार के लिए जेल में चक्की पीसिंग की बात करते थे, वो सच में चक्की पिसवा भी सकते हैं। और फाइनली उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता के झूले में साथ बैठना जेल में अकेले चक्की पीसने से अच्छा ऑप्शन है। आखिरकार इन नेताओं ने उसी अच्छे ऑप्शन को लॉक करवाया और खुद को लॉकअप से बचा भी लिया।
वहीं एनसीपी जैसी बड़ी पार्टी के इतने एमएलएस के एक साथ झड़कर अपनी झोली में आने से बीजेपी भी मालामाल होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पहले ही उनकी सोसाइटी में शिफ्ट हो चुकी थी, उसने अब एनसीपी के विधायकों को भी गोद ले लिया। इस तरह विपक्ष के नाम पर महाराष्ट्र में अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मशहूर शायर संजय राउत के अलावा कुछ नहीं बचा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। जानकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ जो हुआ वैसा ही कुछ और विपक्षी पार्टियों के साथ बाकी राज्यों में हो सकता है। किन राज्यों में क्या हो सकता है, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाना चाहूंगा। आप जल्दी से पहुंचिए, कीवी ऐप का लिंक दिया है, एक ऐसा ऐप जो इंडिया का नंबर 1 ऐप बन सकता है। क्यों? क्योंकि फ्री में ये आपको नॉलेज और पैसा दोनों देता है। आपको रोज रात को 10 बजे इस ऐप पर आना है, फ्री में क्विज खेलना है, कोई एंट्री फीस नहीं है, यस या नो में जवाब देने हैं और हजारों रुपए कुछ ही सेकंड्स में आप जीत सकते हो। करना बस इतना है, 2 ही चीजें। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके कीवी ऐप डाउनलोड करना है और रोज रात को 10 बजे इस ऐप पर आना है, क्विज खेलना है, नॉलेज और पैसा दोनों पाना है। ठीक है, वीडियो पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जानकार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। अभी कई और स्टेट्स में विपक्षी पार्टियों में सेंध लग सकती है। कहा जा रहा है कि आरएलडी के जयंत चौधरी भी जल्दी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। विपक्षी शिवपाल यादव के भी अखिलेश से अलग होने की बात कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की माने तो जेडीयू के सभी विधायक टेम्पो में बैठकर बीजेपी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और जेडीयू में अगर फूट पड़ी तो ये विपक्षी एकता की ताबूत में आखिरी कील होगी, क्योंकि इसी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही तो सभी मोदी विरोधियों को एक छाते के नीचे ला रहे हैं। अब अगर ये पता चले कि उन्हीं के विधायक छाता उखाड़ कर ले गए तो इससे ज्यादा हंसी और बेबसी की बात और क्या ही होगी है? ये 2 तरफा खेल मेरे साथ मत खेलो। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब की पलटियों के गौरवशाली अतीत को देखते हुए हैरानी नहीं होगी कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के नाम पर घर बुलाकर खुद एनडीए में शामिल होने चले जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ भी हो सकता है बाबू भैया, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने तेजस्वी, लालू और राबड़ी जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ऐसे में नीतीश बाबू चाहें तो इसी को एक वजह बताकर फिर से आरजेडी का साथ छोड़ दें और फिर से घर घर खेलने बीजेपी के आंगन में आ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सभी विपक्षी पार्टियों को एक बात पानी की तरह साफ समझ में आ चुकी है कि अगर बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हराना है तो उन्हें साथ आना ही होगा। मगर फिलहाल इन पार्टियों का साथ आना टॉम एंड जेरी को एक साथ टेबल पर बिठाकर डिनर कराने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष के उस टोले में हर आदमी का अपना राग है। केजरीवाल ऐसे किसी गठबंधन में जाने को तैयार नहीं है जिसमें कांग्रेस हो। पटना की बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने खुलकर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ऑर्डिनेंस में उनका सपोर्ट नहीं कर रही। ओवैसी, जो खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता मानते हैं, उन्हें बैठक में बुलाया ही नहीं गया। शरद पवार, जो उस खेमे के सबसे सीनियर नेता थे, उनकी तो खुद की पार्टी उनका भतीजा रातों रात भगा ले गया। बीजेपी के कुछ नेताओं की माने तो जेडीयू विधायकों ने भी घर शिफ्ट करने के लिए मूवर्स एंड पैकर्स वालों को बुला लिया। फारूक अब्दुल्ला को तकलीफ है कि कांग्रेस धारा 370 पर अपना रुख साफ नहीं कर रही। मायावती से लेकर नवीन पटनायक वैसे भी किसी खेमे में नहीं है। दक्षिण के नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इन लोगों की आपसी लड़ाई देखकर लगता है कि ये बीजेपी के खिलाफ 2029 के चुनाव में लड़ ले। ये बढ़िया आइडिया रहने का। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल तक तो इनके आपस में लड़ने में बीत जाएंगे नहीं। अच्छा, ये सच है कि पिछले 9 सालों में थोड़ा ऊपर नीचे होने के बावजूद मोदी की लोकप्रियता अब भी बनी हुई है, मगर ये भी सच है कि अगर आपने खुद सत्ता में रहते ढेरों घोटाले किए हैं तो विपक्ष में आकर आपकी वैसे भी घिग्गी बंधी रहती है। आप ऊंची आवाज करने से डरते हैं। दुनिया में भ्रष्ट आदमी से ज्यादा डरा सहमा कोई नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ऊंची आवाज की तो सबसे पहले उसी की फाइल खुलवाई जाएगी। यही इकलौता डर इस देश में विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा है। यही डर लोगों से दल बदल करवा रहा है। यही डर कुछ लोगों को सत्तारूढ़ दल के सामने नहीं आने देता। खैर, अगले चुनाव में तो अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में या तो इन दलों को कोई कोई करिश्मा ही एक कर सकता है या फिर बाबा सिद्दीकी। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी या नेता है जो बीजेपी या मोदी को हराने का दम रखता है, उसका भी नाम जरूर लिखिएगा। बाकी कीवी ऐप डाउनलोड करिएगा, यस या नो में जवाब देकर और फ्री क्विज खेलकर डेली आप हजारों रुपए जीत सकते हो इस ऐप पर। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है और रात को 10 बजे इस ऐप पर आना है। यस या नो में जवाब देना, कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री में क्विज खेलो, पूरे परिवार के साथ खेलो और हजारों रुपए डेली जीतने का आपके पास मौका है। कीवी ऐप डाउनलोड करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जितने लोग को जानते हो उन सबसे जरूर शेयर करना और फेसबुक पे देखो तो हमारे पेज को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।